उखुआ बौद्ध विहार एवं सार्वजनिक अम्बेडकर वाचनालय में धूमधाम से मनाई गई संविधान के रचयिता डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की 132वीं जयंती। संविधान के रचयिता डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की 132वीं जयंती मायल नगरी उखुआ में स्थापित बौद्ध विहार एवं सार्वजनिक अम्बेडकर वाचनालय में धूमधाम से मनाई गई तथा अनेकों प्रकार के कार्यक्रम आयोजित किए गए। देखिए पूरी खबर इस न्यूज़ पर। देखिए पूरी खबर सुप्रीम पावर न्यूज़ पर। उखुआ से अशोक राउत की रिपोर्ट। एक ब्रेड छुपाकर पुस्तक में ले जाकर चुपचाप एक तो ब्रेड दबाकर खाया करते थे और वो पूरा समय बिता दिया करते थे। ऐसे बाबा साहब महान थे। बाबा साहब के बारे में तो इतनी सारी ग्रंथि है, यदि हम बोलेंगे तो पूरी रात बीत जाएगी। पर एक बात मुझे जो बहुत दिल को छूती है और मेरे आंख से आंसू आ जाते हैं, 26 नवंबर 1959 की बात है। बाबा साहब अपने कमरे में बैठे हुए थे और वहां पर शंकर आनंद शास्त्री साहब भी बैठे हुए थे। बाबा साहब सोफे में बैठकर थोड़ी देर में हंस दे रहे थे और थोड़ी देर में उनकी आंखों से आंसू आ रहे थे। शंकर मोहन शास्त्री जी ने इस बात को देखा, उन्हें बड़ा अद्भुत लगा कि कैसा अद्भुत बालक है, कैसा अद्भुत हरकत कर रहा है, एक पल में हंस दे रहे हैं, थोड़ा सा शांति बना रहे तो अच्छा लगेगा। तब बाबा साहब को बड़ा शंकर आनंद शास्त्री जी ने कहा कि बाबा साहब आखिर क्या बात है, आप सोफे में बैठे हैं, पल में हंस दे रहे हैं और पल में आप मुस्कुरा रहे हैं, आखिर क्या बात है। तब बाबा साहब ने कहा, मेरा जो इतने सालों का सपना था, मेरे इतने सालों का जो संघर्ष था, आज मेरा संघर्ष पूरा हुआ। मैंने इस संविधान को लिखकर कंप्लीट कर लिया, इसलिए मेरे दिल में उमंग है, ये जो खुशी है उस खुशी के कारण मैं मुस्कुरा दे रहा हूँ। फिर उन्होंने कहा कि बाबा साहब आखिर क्या बात है जो पल पल में थोड़ी थोड़ी देर में आपके आंख, मेरे इस संघर्ष के समय में, मेरे इस यात्रा में मेरे साथ जो उतार चढ़ाव आए और जो दुख मुझे सहना पड़ा, कभी कभी जब वो आता है तो मेरा हृदय कांप जाता है। सबसे ज्यादा पीड़ा मुझे उस वक्त होती है, बाबा साहब ने 4 संतानें खोए। आपको बताऊं सर, बाबा साहब ने कहा कि सबसे ज्यादा मुझे पीड़ा उस वक्त होती है जिस समय उनका एकमात्र बच्चा जो बचा हुआ था, छोटा राजनाथ, क्या नाम था उसका, राजरत्न, जो राजनाथ बीमार था। हर माँ बाप का ख्वाब होता है और कि हर का सपना होता है कि उसका बच्चा अच्छी तरक्की करे, उसका सपना हो। तो वो छोटा नन्हा बच्चा जिसकी किलकारी उस आंगन में गूंजा करती थी, बाबा साहब ने उस एक बच्चे से इतने सारे अरमान लगा कर रखे थे जिसके लिए वो चाहते थे कि वो भी बड़ा आदमी बने, वो भी पढ़ लिख कर समाज के लिए कुछ बड़ा पद में आए, वो भी कुछ करे। इतने अरमान जिस बच्चे के लिए सजा कर रखे थे, आपको बताऊं, वो राजनीति जब बीमार हुआ, बाबा साहब के पास उसके इलाज के लिए पैसे नहीं थे। बाबा साहब के पास वो बच्चा उनके नजरों के सामने तड़प रहा है, पर बाबा साहब मायूस और खामोश से, उनके पास कुछ नहीं था, फिर भी उस समय पर वो लिख रहे थे, अपने समाज के संघर्ष कर रहे थे। और उनके सामने उनका बच्चा बीमार होता गया। एक समय ऐसा आया, बाबा साहब को सामने उनके पास कोई विकल्प नहीं रहा, उसको अपने सीने से लगा लिए और थोड़ी देर बाद उस बच्चे ने भी दम तोड़ दिया। उस बच्चे ने भी दम तोड़ दिया। जब बाबा साहब के हाथों में उसके छोटे बच्चे ने दम तोड़ दिया, लोगों ने आकर बाबा साहब से कहा, अब जब भीड़ जमा हुई, उन्होंने कहा, बाबा साहब अब जो घटना तो घट गई, आपका बच्चा चला गया, हमें कुछ पैसे हो तो दो, हम इस बच्चे के लिए नए कपड़े लेकर आते हैं। तब बाबा साहब ने, आप कल्पना करके देखिए, जिस पिता के पास अपने बच्चे के लिए इलाज कराने के पैसे नहीं थे, वो नए कपड़े कहाँ से ला कर देता। बाबा साहब के बच्चे को जब अंतिम समय में एक नया कपड़ा भी खरीद नहीं सके वो। और उस समय पे उन रमा जो थी, रमा सारी कंडीशन को जानती थी कि बाबा साहब के पास तो अभी एक पैसे नहीं है, बच्चा जो उनकी गोद में मरा पड़ा है, उस बच्चे के तन पर ढकने के लिए तक कपड़ा नहीं है, एक नया कपड़ा लेने की क्षमता नहीं है। तब रमा ने अपनी साड़ी का पल्लू फाड़कर उस बच्चे को कफन बनाई। ऐसे महान बाबा साहब थे। उसके बावजूद भी जब उस बच्चे की अंतिम संस्कार की तैयारी की जा रही थी, ऐसे समय में बाबा साहब अंदर गए और अंदर जाकर अपना सूट पहनकर तैयारी करके उसकी लाश को लांघकर जब जाने लगे, तब लोगों ने कहा कि तू कैसा आदमी है, कैसा मानव है, तेरा बच्चा सामने मरा पड़ा है और तू सूट पहनकर कहाँ जा रहा है। तब बाबा साहब ने कहा, मैंने एक राजरत्न खोया है, मैं नहीं चाहता कि कल लाखों लाशें ऐसी बिछी रहे, इसलिए मुझे जाना पड़ेगा। कल्पना करके देखिए, बेटा सामने मरा हुआ पड़ा है, परंतु बाबा साहब ऐसी महान शख्सियत, उन्होंने अपने बच्चे की लाश, बाबा साहब ने कितना संघर्ष किया था। जब वो भोजन करे तब बताओ बेटा, इसी भोजन के चक्कर में मेरे बाबा साहब भूखे रहकर अपने 4 बच्चों को खोए। जब वो स्कूल जाते ये बताओ कि बेटा वही वो शख्स है जिसको पढ़ने का अधिकार नहीं था, वो बाहर बैठते थे, परंतु वो उन्होंने संघर्ष किया। 18, 21 घंटे बाबा साहब पढ़ा करते थे। कल्पना करके देखिए आप,
जिस कोलंबिया विश्वविद्यालय में पढ़ा करते थे वहां का बताते हैं कि वहां के जो लाइब्रेरी थी उस लाइब्रेरी में अंदर भोजन करने की अनुमति नहीं थी। जब लंच टाइम होता था सारे बच्चे लंच करने जाया करते थे, भोजन करने जाया करते थे। बाबा साहब अकेले उस लाइब्रेरी में बैठकर पढ़ाई करते थे। उनको लगता था मैं 1 घंटा जो भोजन के समय जाऊंगा उतने समय में और कई किताबों का अध्ययन करके मेरे समाज जो शोषित पीड़ित समाज है उनके लिए मैं कुछ लिख पाऊंगा, उनके लिए मैं कुछ। गोल मटोल चेहरा, बहुत सुंदर कद काठी बिल्कुल बच्चा वहां बैठा हुआ है। और जब उस प्रिंसिपल ने सब उसका नाम पूछा, गांव पूछा, सब कुछ पूछा, और जब अंत में उसने बच्चे की जात पूछा, बताते हैं कि प्रिंसिपल ने फॉर्म को फाड़ कर फेंक दिया। उस बच्चे का वहां पर एडमिशन नहीं हुआ। उसके बाद चूंकि उस समय पे एक सिस्टम था एक कि जो सूबेदार लोग होते थे, जो सेना में होते थे, उन लोग के परिवार को वहां पढ़ने का अधिकार था। बहुत मिन्नतों के बाद बाबा साहब का एडमिशन हुआ, पर एडमिशन के लिए भी शर्त रखी गई। शर्त, आप बच्चों के साथ उनकी बराबरी में नहीं बैठ पाएंगे। आज क्या आपका बच्चा होता है? आज आपके बच्चे को जाति पूछी जाति पूछ के एडमिशन देते हैं कि कहीं पर? आज आप देखते हैं कि मेरे बेटे के वहाँ स्कूल में फैसिलिटी है या नहीं है, क्या क्या फैसिलिटी है, क्या क्या सुविधाएं मिलेंगी, तब जाकर हम अपने बच्चों का दाखिला करते हैं। याद रखो, ये सब जो आज आपको और मुझको नसीब हो रहा है, इसके लिए बाबा साहब कई रात जागे हैं, बाबा साहब कई रात भूखे सोए हैं। उन्होंने अपने 4 बच्चे, अपनी पत्नी, अपने पूरे परिवार का बलिदान किया है, तब जाकर ये सब आपको और मुझको नसीब हुआ है। तो ये बार बार हम उनके संघर्षों की दास्तां अपने पीढ़ियों को बताएं, तब जाकर समाज आगे बढ़ेगा। बाकी आज बहुत सारे लोग मैं देख रहा हूँ जो उच्च पदों पर हैं, कई ऐसे लोग हैं जो यहाँ भी बड़े बड़े पदों पर हैं, आज उस कार्यक्रम से गायब हैं। उनको शर्म आती 4 लोग के बीच में जय भीम बोलने में, उनको शर्म आती 4 लोग के बीच में अपनी जात बताने में, उनको शर्म आती रैली में जाने में। क्या ऐसे में समाज आगे बढ़ेगा? कभी समाज आगे नहीं बढ़ सकता। यही आलम रहा तो याद रखना, वो दिन दूर नहीं तो फिर से हमको हांडी पकड़ के घूमना पड़ेगा। आपको मेरी बात बुरी लगे तो कोई बात नहीं, पर यदि यही आलम रहा तो फिर से हम शोषण और संघर्ष के लिए करते रहेंगे, जीवन हमारा चलता रहेगा। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद कि आप सभी ने हमें इस योग को समझा और हमें यहाँ पर बुलाया।